चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा, कौन सा? फ्रिक्शन पढ़ रहे थे सर। जी हाँ सर। बिल्कुल, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन पे हमने काफी सारे केसेस देख लिए थे। तो क्या आपने अपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं? क्वेश्चंस हो रहे हैं? सर ज्यादा नहीं किया था सही, ज्यादा नहीं किया। जी, हो चलिए, रहे थे बस। ओके, जो अच्छा हो रहे हैं, लेकिन ओके, डन, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैं अगले केस पे जा रहा हूँ। वो केस थोड़ा सा मतलब सोचने वाला केस होगा, है ना, ज्यादा नहीं, पर पहले से थोड़ा ऊपर हम जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तो इस केस में क्या है कि एक ब्लॉक है ना, जिसका मास है मान लो m1, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है m2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स जो है वो म्यू है, और जो सरफेस है और m1 का जो बीच में सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? 0, यानी फ्रिक्शनलेस। सर आपके माइक से अलग सी आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है बेटा ठीक से? हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया। ओके, वापस वापस समझा दे एक बार। हाँ मैं वापस समझा रहा हूँ। देखिए, m1 ब्लॉक है, m1 के ऊपर एक m2 ब्लॉक रखा हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2 इज म्यू, and between surface and m1 is mu is 0, that is it is frictionless. तो अब हमने m1 पर एक फोर्स लगाया F, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू of F such that both the blocks move together without slipping, यानी इनमें कोई स्लिपिंग नहीं होगी, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हमें F की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर सर देखते हैं। क्वेश्चन आपने समझा दिया? हाँ बेटा, मैंने समझाया। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, अच्छे से आ रही है। क्वेश्चन ओके, वापस समझा दिया बस। ओके बेटा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि F की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों अगर कॉमन एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहे हैं, दोनों का क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। अगर मैं कैपिटल F फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, तो अगर मान लीजिए m1 m2 के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, काइनेटिक या स्टैटिक, पहले तो ये सोचना है। तो गिवन है क्वेश्चन में कि बोथ विल मूव इन सच अ वे देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, तो नो स्लिपिंग। स्टेटिक होगा ना? हाँ, स्टैटिक होगा, बिल्कुल सही बात जी। है। तो स्टैटिक होगा, और अब सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में होगा। अगर हम m2 की बात करें तो m2 पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये स्टैटिक किधर लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, पर स्टैटिक है तो मूवमेंट फॉरवर्ड ही होगी। बिल्कुल सही है, मोमेंट तो फॉरवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पे m1 के रिस्पेक्ट में अगर m2 को देखें, तो ये सोचें अगर मान लो m2 और m1 में फ्रिक्शन ना होता, ध्यान से देखो, अगर फ्रिक्शन ना होता और आप m1 के ऊपर बैठे होते, तो आपको m2 कहाँ जाता हुआ दिखता? एक्चुअली ग्राउंड से देखते तो m2 कहीं जाता ही नहीं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन वही अगर सर। ना होता सर तो अगर कहीं फ्रिक्शन इक्वल नहीं होता तो वो उस पे रहता ही नहीं, वहीं पे रख जाता, रुक जाता वो, क्योंकि राइट। फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल है, इसलिए उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो सीधा एकदम स्ट्रेट। ओके, ओके, बिल्कुल सही। तो यानी कहने का मतलब है कि m1 पर बैठ के अगर m2 को देखेंगे स्मूथ मारने के बाद, तो m2 हमें लगेगा कहाँ जाते हुए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा हाँ, अगर नहीं होगा, कहीं भी नहीं जाएगा सर, वो जब M1 आगे निकलेगा नीचे गिर जाएगा। हाँ नीचे गिर जाएगा, मतलब m1 के रिस्पेक्ट में वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा, बैकवर्ड जाता हुआ जी नजर सर। आएगा, जी है सर। ना। m1 तो जी, आगे निकल जाएगा। विद तो रिस्पेक्ट टू M1 पीछे। राइट,
तो M1 के रिस्पेक्ट में उसके चल जाने की जो टेंडेंसी है वो बैकवर्ड है ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन वो फॉरवर्ड लग जाएगा, है ना, क्योंकि टेंडेंसी अगर पीछे जाने की है रिस्पेक्ट टू M1, यानी रिलेटिव मोशन की अगर बात करें तो M2 का जो रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है रिस्पेक्ट टू M1 वो बैकवर्ड है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इस टेंडेंसी के अपोजिट लगता है ना। जिधर जाने की टेंडेंसी होगी फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। जी सर। इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है ऑन M2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसलिए M1 पे लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्योंकि दोनों सरफेस ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर M2 पे लगेगा आगे तो M1 पे लगेगा पीछे। समझ गया सर। समझ गया ना। तो यानी ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आ गया ऑन दीज टू ब्लॉक्स। तो अगर मैं इनका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ले लूं, अगर मैं ये कंसीडर करूं कंबाइंड फ्री बॉडी, तो दिस इज अ कंबाइंड FBD तो लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द एक्सेलरेशन a, तो दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो हम उनका डायग्राम भी एक साथ बना सकते हैं। तो M1 M2, अब फ्रिक्शन तो लगाने की जरूरत है नहीं बिकॉज वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर इनका कंबाइंड FBD लेंगे तो द फ्रिक्शन बिकम्स इंटरनल, और फ्री बॉडी डायग्राम में हम कभी भी इंटरनल फोर्स को शो नहीं करते। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन A, तो नाउ वी विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, विल से F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इनटू A। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा वो होगा M1 प्लस M2 इंटू A, यानी दोनों ही एक साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो है कैपिटल F के बराबर। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर, जी समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि A को हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2, कहीं एक ही बात है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसीडर करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। नाउ कंसीडर FBD ऑफ M2। अगर M2 की बात करें तो M2 पर जो फ्रिक्शन है वो लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, M2G लग रहा है नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन जो M1 लगाया वो कुछ लग रहा है ऊपर, और एक्सेलरेट ये कर रहा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर जो फोर्स है वो है F एक्चुअली, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर M2A। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक बात है बिल्कुल। सर ये वाली एक और बार समझाते कैसे निकली? अगर हम ग्राउंड से M2 को देख रहे हैं और M2 भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो सवाल यह है कि कौन सा फोर्स इसे एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो एक्चुअली देखो कैपिटल F तो मैंने M1 पे लगाया आ गया M2 इंटू है, समझ गया, वेट है इंटू ना, राइट एक्सेलरेशन। राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स ही बेसिकली M2 को एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि स्मॉल f इज इक्वल टू M2 इंटू स्मॉल a, चलिए कह देंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये देख सकते हैं कि एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F, स्मॉल a विल इंक्रीज, है ना। अगर मैं कैपिटल F को बढ़ाऊंगा पूरे सिस्टम पर तो पूरे सिस्टम का A बढ़ेगा, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग हो जाएगी अलग बात है, और स्लिपिंग कब होगी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स लिमिटिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, है ना। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तब स्लिपिंग स्टार्ट होने की टेंडेंसी आएगी। लेकिन चलो समझते हैं पहले। एज आई इंक्रीज कैपिटल F, स्मॉल a विल इंक्रीज, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू कैन सी as A increases, small f has to increase, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है M2 पर
उसे बढ़ना पड़ेगा अगर उसे M2 के एस्लेशन को बढ़ाना है, क्योंकि M2 के एस्लेशन के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं कैपिटल F को बढ़ाऊंगा ऑन द होल सिस्टम, A of the system will increase, and as A of the system increases, friction on M2 should increase, क्योंकि उसके A को बढ़ाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब सवाल ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? तो आंसर है अप टू लिमिटिंग वैल्यू, है ना? क्या सर, क्या आंसर है? अप टू लिमिटिंग वैल्यू। हम हाँ कहेंगे हाँ हाँ सर, स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू लिमिटिंग वैल्यू, उसके बाद मोमेंट डिफरेंस हो जाएगी और काइनेटिक हो जाएगा फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू of F is FL, limiting friction. Hence, F is equal to mu into N, that is mu M2 G. तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमें मिल गई mu M2 G. Now, from to maximum value of A is, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? FL बराबर M2 इंटू A मैक्स हो जाएगा। और FL की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू M2 G। तो ये हो गया M2 इंटू A मैक्स यानी म्यू G। तो A की मैक्सिमम वैल्यू आ गई म्यू G। अब अगर इस A की मैक्सिमम वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो आई विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग सर एक वैल्यू। से सर, हाँ जी बेटा कर लो। F इज इक्वल टू क्या लिखा है? UM2, मतलब हाँ ऊपर से नीचे। हाँ, FL की जगह लिखा मैंने म्यू M2 G, और फ्रिक्शन जो था वो तो MA के बराबर था ना, M2 इंटू A के। हाँ सर, M2 इंटू A के बराबर। राइट, तो A की मैक्सिमम वैल्यू आ गई म्यू इंटू G। फिर U कहाँ से आया है? म्यू कहां से आया? म्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन ही तो होता है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर। और एन जो है वो इस केस में एम जी है, क्योंकि M2G का वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एस्लेशन नहीं है, तो एन मस्ट बी इक्वल टू इट्स वेट। इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हो, इस वाले डायग्राम से, इस वाले से एन जो है वो M2G के ही तो बराबर हाँ सर। है ना। तो एन को अगर M2G रख दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स तो हो गया म्यू M2G, और ये बराबर होना था M2 इंटू ए। तो करस्पॉन्डिंग ए की मैक्सिमम वैल्यू तब आई जब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया, और ये दोनों को यूज किया हमने, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू आ गई म्यू जी के। UG, समझ गया सर। हो गया ना। अब जब ए की मैक्सिमम वैल्यू आई गई है, और ये क्या मैक्सिमम है, अप टू दिस वैल्यू बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, यानी इस ए तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ए को आप बढ़ाऊंगा तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा फ्रिक्शन, और दोनों में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, अगर मैं ए की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ मैक्स मिल जाएगा। हाँ सर, तो F इज ए को UG से रिप्लेस कर देंगे तो वो F की मैक्सिमम वैल्यू है। बिल्कुल सही। F max इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू UG। राइट, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज एफ मैक्स इज M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो यानी अब हमारा आंसर आ गया ये। तो इतनी वैल्यू अगर हम, इतनी फोर्स को अगर हम लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे विदाउट स्लिपिंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कॉमन एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है वो कितनी होगी? वो म्यू जी के बराबर होगी।
हो गया सर, समझ भी आ गया। अब पूरे का पूरा एक बार एक साथ देख लेते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि M1 के ऊपर M2 रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 म्यू है और ग्राउंड और M1 के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अब कैपिटल F हम लगा रहे हैं और हमें कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने कंबाइन एफबीडी लिया दोनों का, तो फ्रिक्शन तो हो गई इंटरनल फोर्स और कैपिटल F को हमने रख दिया टोटल मास इनटू AK। तो यहां से इक्वेशन मिली कैपिटल F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इनटू A। फिर दूसरे स्टेप में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था M2 का, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना था। अब हमें पता है कि दोनों साथ चलेंगे विदाउट स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन मस्ट बी स्टैटिक, काइनेटिक तो खैर नहीं होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हमने देखा कि अगर M2 M1 को स्मूथ मान लें तो M2 की टेंडेंसी होगी M1 के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड जाने की। यानी M1 पे बैठ के अगर मैं M2 को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि M2 is going in the backward direction. Hence, static friction on M2 must act in the forward direction. और अगर M2 पे फॉरवर्ड है तो M1 पे तो बैकवर्ड होगा ही, बिकॉज ये दोनों सरफेस जो है ये फोर्स जो लगा रही हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाते हैं। या फिर आप M2 पे बैठ के M1 का भी मोशन देख सकते हैं। अगर आप एज एन ऑब्जर्वर M2 पे बैठ जाएंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका M2 तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन M1 आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा, फॉरवर्ड जाता हुआ नजर आएगा रिस्पेक्ट टू M2। तो इसलिए इस पर फ्रिक्शन क्या लगना चाहिए, इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने चलिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मार्क कर दिया ऑन बोथ द ब्लॉक्स। अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम लिया M2 का, तो हमने देखा कि M2 जो एसिलेट कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, जो एक्चुअली है तो स्टैटिक। तो हमने इक्वेशन लिख दी स्मॉल f इक्वल टू M2A, एंड नाउ वी कैन सी as I increase the value of capital F, small a of the system will increase. And from the equation number 2 we can see as the small a increases, small f has to increase. तो अब स्मॉल f बढ़ेगा तो, लेकिन कहां तक, ये बढ़ेगा अप टू लिमिटिंग वैल्यू। तो अब हम a की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं by putting the maximum value of the friction which is the limiting friction. So using now this we get FL is equal to M2 into A max. तो A max comes out to be mu G, यानी हमें पता लग गया ये दोनों ब्लॉक जिस मैक्सिमम एक्सीलरेशन चल सकते हैं वो है mu G के बराबर। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इस mu G की वैल्यू यानी A max के लिए पुट कर दें तो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल F मिल जाएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वो कितना आ गया, वो आ गया M1 प्लस M2 इंटू म्यू G। क्या ये एकदम क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका देखिए इसी केस में एक और केस बनता है, वो ये कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक, यानी इस बार हम क्या करने वाले हैं अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे। यानी लोअर ब्लॉक की वैल्यू क्या थी M1, ऊपर ब्लॉक क्या है M2, यहाँ म्यू है, यहाँ पे म्यू 0 है और फोर्स इस बार हमने लगा दी ऑन द अपर ब्लॉक। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, find the maximum value F so that both the blocks move together with some common acceleration. तो चलिए लिख लेते हैं find maximum value of F such that both blocks move together with some common acceleration और without slipping। ये दोनों शब्द क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है, तो विदाउट स्लिपिंग। चलिए अब हमें फिर से देखना है सवाल को। तो पहला काम, अगर हम दोनों का कंबाइन एबिलिटी ले लें, 310 है ना, कंसिडरिंग द कंबाइंड एबिलिटी
F बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। नाउ अब दोनों में फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखें अगर वो क्या आता है, तो क्या लगता है भैया, m1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और m2 पे किधर लगेगा? रिलेटिव फ्रिक्शन m1 पे बैकवर्ड्स लगेगा, रिलेटिव फ्रिक्शन। m1 पे बैकवर्ड लगेगा, ठीक है, यही है। यस सर। तो यहाँ पे हमें समझना है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन किधर है, राइट में या लेफ्ट में, किस तरफ जाएंगे ये जो डायग्राम हमने बनाया है, तो ये दोनों का एक्सेलरेशन किधर होने वाला है, राइट में या लेफ्ट में? सर ग्राउंड के राइट। रिस्पेक्ट राइट में, बिल्कुल सही बात है, राइट में होने वाला है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन राइट में होने वाला है तो भाई इसका मतलब m1 का एक्सेलरेशन भी राइट में होने वाला है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 देखें तो कौन सी फोर्स होगी रिस्पॉन्सिबल इसके एक्सेलरेशन के लिए? कैपिटल एफ तो हो नहीं सकती, वो तो हमने m2 पे लगाया। तो m1 का एक्सेलरेशन किस तरह से होगा? स्मॉल एफ। हाँ जी बेटा, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब स्मॉल एफ शुड बी एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर उसे एसलेट आगे की तरफ करना है फॉरवर्ड, तो भाई नेट फोर्स भी तो फॉरवर्ड ही चाहिए, और वो फ्रिक्शन के अलावा कोई और है नहीं। तो इसका मतलब फ्रिक्शन शुड बी एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या दूसरे शब्दों में, अगर हम m1 के ऊपर m2 के ऊपर सॉरी बैठ जाएं और m1 को देखें फ्रिक्शनलेस मान के, m2 m1 को फ्रिक्शनलेस मान लो, m2 पे बैठ जाओ, तो ग्राउंड फ्रेम में m1 कहीं जाने वाला नहीं है एक्चुअली, है ना, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो कहाँ जाएगा बेचारा, वहीं हाँ रहेगा। सर जी। और m2 से देखेंगे तो m2 के रिस्पेक्ट में m1 हमें कहाँ जाता वो दिखेगा, लेफ्ट में। अगर स्मूथ मान लें m2 m1 का समझ गया सर, सरफेस, है समझ ना, गया तो जी। रिलेटिव मोशन अगर बैकवर्ड होगा तो फ्रिक्शन तो वही फॉरवर्ड लगेगा। अगर एक ब्लॉक पे आगे आ गया है तो दूसरे पे पीछे होगा ही, क्योंकि दोनों सरफेस पे हमेशा इक्वल होता है, अपोजिट होता है और डिफरेंट बॉडीज पर होता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाता है। तो पहली इक्वेशन बन गई है। अब फिर से सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में जो फ्रिक्शन है वही बराबर होगा m1 इंटू ए के, यानी नीचे वाला ब्लॉक अब केवल इसी फोर्स की वजह से एस्लेट हो रहा है। अब बात आती है n की। तो n भाई क्या है, नॉर्मल रिएक्शन m2 पे लगा ऊपर और m1 पे लगा नीचे, राइट? सर m1 का f म्यू n करेंगे तो म्यू तो जीरो है ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्या क्या जीरो हो जाएगा? सर अभी f अगर हम m1 का f का वो करेंगे, बड़ा करेंगे तो म्यू n हो जाएगा, पर m1 का म्यू जीरो है, म्यू f के नीचे m1 का। नहीं, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, सरफेस और m1 के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, यू आर राइट, फ्रिक्शन इज जीरो, बट m2 और m1 के बीच में तो है ना। हाँ सर। तो अगर m1 m2 के बीच की बात करें तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। और ये कौन सा n जो लग रहा है बिटवीन m1 एंड m2, जी सर। ठीक है ना। अब n जो है वो आप देख सकते हो, m2 को देखो ध्यान से, तो m2 के n जो है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। m2 को देखो ध्यान से, यही n जो बिटवीन द ब्लॉक्स लगेगा वो m2 के वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस, बिकॉज m2 इज नॉट एसिलेटिंग इन द y डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो n जो है वो m2g के बराबर है। तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू m2g। सही बात है ना। क्योंकि म्यू एन फॉर्मूले में n क्या होता है, अगर फ्रिक्शन m1 और m2 के बीच में लग रहा है तो n भी कौन सा लेना है, जो m1 और m2 के बीच में लग रहा है, यानी m2 ने जो m1 पे लगाया या m1 ने m2 पे लगाया। अब m1 ने जो m2 पे लगाया वो n ऊपर लगा, और वो कर क्या रहा है, वो m2g को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि m2 का y डायरेक्शन में कोई एसिलेशन नहीं है। समझ गया सर। सर ये FL इज इक्वल टू UM2GS निकला। अच्छा नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। क्योंकि n की वैल्यू तो m2g के बराबर है ना, जी सर। और हमें तो n लेना है भाई जो बिटवीन द सरफेसेस लग रहा है।
जिन दो सरफेस के बीच में हम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमें म्यू एन के फॉर्मूले में एन बी तो उन्हीं दो सरफेसेस में लेना है। यानी अगर M1 और M2 के कॉमन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो इन दोनों सरफेस ने जो एक दूसरे पे लगाया है वो लेना है, और वो n तो M2G के बराबर है। बराबर है। जी सर। क्लियर है ना? तो यहाँ से FL आ गया। अब इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं या यूज करूं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, म्यू M2G बराबर M1 इंटू ए मैक्स। तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू अब आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू M2 ओवर M1 इंटू जी के बराबर। यानी ये वो कॉमन एक्सप्रेशन है जिससे ये दोनों ब्लॉक चल सकते हैं साथ साथ। सर अगर सर ए मैक्स कैसा है, मतलब ए मैक्स के कैसा है वो? देखो, नीचे वाला ब्लॉक जो है उसे कौन एस्लेट कर रहा है, फ्रिक्शन। हाँ और फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एस्लेशन भी बढ़ेगा, किसका, M1 का। हाँ सर। और बढ़ते बढ़ते अगर ए मैक्सिमम हो गया है, तो इसका मतलब उस पर लगने वाली फोर्स भी अब मैक्सिमम हो चुकी है, उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकती। और हाँ वो सर। फोर्स कौन सी है, वो तो फ्रिक्शन की है। हाँ सर। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटेड। जी सर। तो इसका मतलब जब M1 पे फोर्स लिमिटिंग हो जाएगा फ्रिक्शन का, तब उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशन है वो भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ सर, समझ गए। ठीक है ना? और यहां से अगर हम इसे यूज करें, तो म्यू M2G बराबर आ गया M1 इंटू ए मैक्स, और ए मैक्स आ गया म्यू टाइम्स M2 ओवर M1 इंटू जी। ठीक है, जी सर, लेकिन चलो अब ए मैक्स तो आ गया, पर हमें तो एफ मैक्स चाहिए था। अब एफ मैक्स का ए से लेना देना क्या है भाई, वो तो इक्वेशन नंबर 1 से है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए मैक्स। यानी ए जब मैक्सिमम हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग कैपिटल एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ए मैक्स को रिप्लेस कर सकते हैं यू एम टू अपॉन एम वन इंटू जी से। हाँ बिल्कुल, अब ए मैक्स की वैल्यू पुट कर दो बस। तो ए मैक्स जो तुमने अभी निकाला है वो पुट कर दो, और तुम्हें आपका आंसर जो है मिल गया। यानी यही है वो मैक्सिमम वैल्यू जो हम लगा सकते हैं ऑन द ब्लॉक्स, ऑन द अपर ब्लॉक एक्चुअली, सो दैट बोथ मूव्स विद द कॉमन एक्सलेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी अगर मान लो इस एफ की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई, मतलब 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन अप्लाई ऑन द अपर ब्लॉक। अगर 10 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो ये स्लिप करने वाले हैं, और 10 से नीचे किया कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ चलेंगे। लेकिन उस वक्त फ्रिक्शन जो सर होगा वो स्टैटिक होगा, लेकिन लिमिटिंग नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं अभी इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, तो बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, डाउट नहीं है, कर दिया, न्यूमेरिकल करवा दिया इसी न्यूमेरिकल को। करवा दीजिए, जी उससे बिल्कुल अच्छा है, सही समझो। है ना, अच्छा क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो ये M2 है, ये M1 है, म्यू है, यहाँ का म्यू तो खैर 0 है, और हमें F। तो M2 की वैल्यू है सपोज 1 kg, और M1 की है सपोज 2 kg। ठीक है ना? बल्कि M2 की 2 kg कर देते हैं, और M1 की 1 kg कर देते हैं, और म्यू है मान लीजिए हाफ, है ना, 0.5 या हाफ। ओके, तो अब यहाँ पे पहले तो हम ये काम करते हैं कि F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, है क्या। तो F की मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इज हाफ M2 ओवर M1 और M2 इंटू 10। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, और ये आ रहा है 30 न्यूटन। ठीक है, ये आ रहा है 30 न्यूटन। अब मैं क्या करता हूं, मैं न्यूमेरिकल में F की वैल्यू दे देता हूं 20 न्यूटन, और आपसे कहता हूं
कि फाइंड द, पहले तो ये चेक करो भाई ये कॉमन एसोसिएशन से जाएंगे या दोनों अलग अलग एसोसिएशन से जाएंगे। तो इस बात का क्या जवाब होगा? विल दे मूव टुगेदर विद अ कॉमन एसोसिएशन और विद अ डिफरेंट एसोसिएशंस? कॉमन। एक सेकेंड, वापस क्या पूछ रहे हैं, वापस समझाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि एफ को अगर मैंने 20 न्यूटन लगा दिया है ना, और मैंने आपसे पूछा ये दोनों किसी कॉमन एसोसिएशन से चलेंगे, यानी दोनों का ए सेम होगा या दोनों का ए डिफरेंट होगा, इस केस में सर डिफरेंट होगा वहां से लेके ना। यानी यार मास तो अलग है, वो तो ठीक है, मतलब कंडीशन क्या आ रही है? आपने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया जो वैल्यूज दे रखी है, तो क्या आंसर आया? 30। यानी इसका हाँ मतलब सर। क्या है कि 0 से लेके 30 तक, यानी 5 न्यूटन, 7, 10, अच्छा अच्छा, 15। समझ गया, तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, यानी ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन बता कम ही रहा है। रहेगी, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में ही रहेगा। हाँ, 20 स्टैटिक mm। रहेगा और दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे। जी सर। जब तक आपका कैपिटल एफ इस एफ से कम है, एफ मैक्स से कम है, तब तक तो दोनों ने कॉमन एक्सेलरेशन से चलना है। 31 होएगा तो अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैं दोनों केस ले लूंगा अभी, 20 भी ले लिया, नेक्स्ट में 40 भी ले लूंगा। तो पहले मैंने लिया 20, यानी आप समझ गए कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे। ओके। हाँ सर। अच्छा चलिए, मैंने पूछा कि फाइंड दैट कॉमन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन इज इफ दे मूव टुगेदर with common acceleration, find A and friction force between them, F। तो इस केस में बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और A की वैल्यू क्या है? सर एफ क्या है, इनिशियल फ्रिक्शन क्या, फोर्स क्या है, गिवन क्या है? कैपिटल तो 20। 20 है ना, जी ठीक है। तो 20 के करस्पॉन्डिंग बताओ कि इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी इनके बीच में। सर 6.6 एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, हाँ एकदम हाँ, सही है, एकदम सही है। फोर्स निकालिए। हाँ, एक्सेलरेशन आपका एकदम सही है, क्योंकि F अपॉन M1 प्लस M2 करना है आपने, और ये 20 है और ये 3 है, यानी 6.67 या 6.66 कह सकते हैं। या 20/3 भी छोड़ दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्रिक्शन निकालना है, सर फ्रिक्शन वो भी फोर्स। 6.6 ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स 6.67। भी जी सर। ओके। जी सर। तो आपका एकदम आंसर सही है। हाँ जी अंशिका, तुमने कुछ किया? क्या समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो आपने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो भी 6.67 है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M1 पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी? इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और M1 की वैल्यू क्या है? 1 kg, और एक्सेलरेशन इधर है, तो आप क्या कहेंगे? F बराबर ma।
M1 है तो सेम हो जाएगा। ये एकदम सेम हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 6.67 इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। अच्छा, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू बाय द वे इन दिस केस? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हाफ, क्योंकि म्यू तो हाफ दिया है मैंने, और ऊपर वाला ब्लॉक कितना था, 2 kg, तो ये हो जाएगा m2g, हाफ इंटू 6.67। यानी कि 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग 10 है, लेकिन लग नहीं रहा 10 अभी, अभी लग रहा है 6.67, क्योंकि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम से काफी दूर है। मैक्सिमम की वैल्यू 30 थी और आपने जस्ट 20 लगाई है, तो इसलिए फ्रिक्शन भी अपने लिमिटिंग से दूर है। फ्रिक्शन मैक्सिमम तो था 10, बट अभी लग कितना रहा है, 6.67। अरे ये दूसरा टू कहाँ से आया था? कौन सा बेटा? आखिरी क्वेश्चन में दूसरा टू कहाँ से आया था? एक तो मास है m2, हाँ। चलो एक काम अच्छा करते हैं, अच्छा, ठीक है। ये मतलब ऐसे ले, अब टोटल जो है, टोटल निकाल। हाँ म्यू m2g है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। m2 ऊपर वाला ब्लॉक है ना, हाँ सर, हाँ सर। समझ गए ना? हम्म, अरे मुझे लगा था कि एक का निकाल देते बस, दोनों नहीं, का। जी। चलिए अब इसी सवाल में एक सेकंड पार्ट बना देते हैं। इफ कैपिटल F इज 40, फाइंड फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो अभी दोनों कॉमन ए से चलेंगे या अलग अलग ए से चलेंगे? अलग अलग, क्योंकि उससे अलग, ज्यादा है, क्या बोलते राइट। हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है दोनों केसेस में। यानी इसका कि अलग से कर सकते हैं। हाँ, तो चलो निकालते हैं वो दोनों के एक्सीलरेशन क्या क्या है, यानी ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, नीचे वाला ब्लॉक का क्या है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। सर एक सेकंड, दोनों का अलग अलग एक्सप्रेशन निकलेगा ना? बिल्कुल, दोनों का अलग अलग ही आएगा। एक सेकंड।
सर M2 का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड M1 का 40। एक्सेलरेशन जी सर। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली 10 न्यूटन है ना, और जब हाँ दोनों सर। अब दोनों में स्लिपिंग अगर है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा इनमें, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। और जहां तक डायरेक्शन का सवाल है तो M2 पर फ्रिक्शन लगेगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स हमने लगा रखा है 40 न्यूटन। और M1 की अगर बात करें तो फ्रिक्शन भी आगे ही लग रहा है काइनेटिक, और कोई और फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1। और लिमिटिंग और काइनेटिक तो बराबर ही होता है अगर म्यू सेम हो तो। और लिमिटिंग आपने निकाला था कितना, 10 न्यूटन। तो इसका मतलब Fk की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब अगर हम बात करें M2 की, तो M2 पर फोर्स आगे लग रहा है 40 और पीछे लगता है 10 और मास है इसका 2 kg। तो इक्वेशन बनेगी 40 माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये हो गया 30 और ये 30/2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है भाई। तो अदनान कहाँ, आपका आंसर तो अलग आया था ना? हाँ समझ गया क्या। Sure. ये तो M2 की बात थी, अब M1 को देखते हैं। M1 पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगा है फॉरवर्ड, मास है इसका 1 kg। सर जो आपने 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 282 जो आपने किया है वो मैं समझ तो गया, बट एक बार समझा दिया अच्छे से, एक बार मतलब किया क्या वहाँ पर। बिल्कुल बता देंगे। जी। देखो फ्री बॉडी डायग्राम तुम M2 का देखोगे तो उस पर केवल एक फोर्स नहीं है, दो है। एक तो हमने जो अप्लाई किए है 40, और एक दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है जो M1 ने लगाया है ऑन M2। तो जो नेट फोर्स है M2 पर वो 40 है फॉरवर्ड और Fk है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है बैकवर्ड। तो जिधर नेट फोर्स होगी उधर ही तो एक्सेलरेट करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू ma, ये हमें लगाना है। तो 40 है फॉरवर्ड, Fk है बैकवर्ड, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया 40 माइनस Fk, और Fk तो 10 था, तो यानी रिजल्टेंट आ गया 30। तो 30 बराबर 2a2 है, तो 2 को नीचे ले आओ तो 30/2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया आपसे। ठीक है ना? जी सर। और अब M1 को देखेंगे तो भी बात समझ जाएंगे, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वही तो इसे एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो कितना है, वो तो 10 न्यूटन है, और ये 1 kg है एक्चुअली। तो A1 अगर निकालें तो A1 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट हैं, और डेफिनेटली M2 M1 के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और M2 के रिस्पेक्ट में M1 को देखें तो पीछे बैकवर्ड। हाँ, ग्राउंड से दोनों आगे जा रहे हैं, और दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके सामने है, यानी A2 इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड एंड A1 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन राइटवर्ड। समझ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और दे देते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। कर लिया सर, समझ ठीक है ना? गया। जी सर। चलिए तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अभी पहले वाले केस का मैंने डेरिवेशन तो कराया लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया, अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये M1 है, ये M2 है ना, और हम सेम वैल्यू रखते हैं। चलो ये म्यू है और ये म्यू 0 है। तो M2 की वैल्यू ले लेते हैं अगेन 2 kg, M1 की वैल्यू अगेन ले लेते हैं 1 kg, और F लगा रहे हैं यहाँ, और ये है इस बार चलिए 40 न्यूटन, और म्यू मैंने दे दिया हाफ। चलिए फिर से निकालते हैं।
कि क्या दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, अलग चलेंगे? साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, अलग चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम? तो पहला पार्ट, विल दे मूव टुगेदर? सेकंड पार्ट, their accelerations. Third part, force of friction acting between them. Force of friction acting between them. तो चलिए तीन चीजें हमें निकालनी है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, उनका एक्सेलरेशन क्या है, और ये भी तय करना है कि क्या वो दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। सर हाँ जी बेटा बोलो। एक्सेलरेशन m2 की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और m1 की 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक साथ मूव नहीं करेंगे क्योंकि एक की लिमिटिंग रीजन में, एक की लिमिटिंग रीजन में नहीं आ रही। चलिए बिल्कुल सही आंसर वैसे आपका, बिल्कुल सही है। जैसे आपने, अच्छा पहले देखो हमें चेक करना था कि दोनों साथ चलेंगे या अलग चलेंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैंने एक्चुअली सीधे एक्सेलरेशन निकाल दिया और फिर देख लिया कि दोनों के बीच का डिफरेंस सुपर है, मतलब चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक हाँ है। m1। एक्चुअली इसका एक तरीका तो यही था कि इस केस का आप ना एफ मैक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हो। फिर जो मैं ये करने वाला था, फिर मैंने सोचा कि इसकी जरूरत नहीं होगी, मतलब मैंने एफ मैक्स लिखा था फिर काटा था मैंने, क्योंकि मैंने अच्छा सोचा कि एक्सेलरेशन निकालूंगा हो तो जाएगा। नहीं, उसमें देखो अगर या तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है या फिर हमें दो केस बनाने होते हैं, यानी कि हमने दोनों केस बनाने होते हैं कि हम मानेंगे केस वन कि दे आर मूविंग टुगेदर, और फिर बनाएंगे केस टू दे आर मूविंग विद अ डिफरेंट एक्सेलरेशन, और एक में हमें क्या मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन ये बताया था कि ये केस पॉसिबल नहीं है, दूसरा वाला केस पॉसिबल है ना? तो सर चलो पहले एक सेकंड सर, मैंने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ना, मैंने उस पर इक्वेशन लगाई ठीक है। पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो उस पे जैसे मेरे 13.34 आया था पिछले वाले क्वेश्चन। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 13 क्या है एक्सेलरेशन, मतलब अभी जैसे एफ मैक्स वाली है ये, इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, क्या है नहीं वो acceleration? नहीं, अगर तुम इसमें क्या लगाओगे, एफ इक्वल टू टोटल मास इंटू ए लगाओगे, ये कह रहे हो? अब ये कह रहे हो कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने की बात कर रहे हो? हाँ देखो इस फॉर्मूले को अच्छा अप्लाई करने का मतलब है कि आप ये ज्यूम कर रहे हो कि दोनों साथ चलेंगे। चलो हाँ। करके देखते हैं क्या होने वाला है। इसी केस की बात करें, तो पिछले सर केस की बात। हाँ सर बोलो। लेफ्ट वाले में सेम चीज नहीं होगी फिर, जो अभी जो लेफ्ट में क्वेश्चन लिखी है उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा?
नहीं देखो थोड़ा है डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या है कि अगर देखो आप ऐसा करो या तो चलो मैं वैसे ये वाला केस डिस्कस कर रहा था, पहले ये वाला कर देता हूँ जो आप कह रहे हो कि लेट अस अस्यूम both are moving together, both are moving together। तो टुगेदर में जो उनका कॉमन एक्सलेशन है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2, और F हमने लगाया है 40 और ये मास था 3, यानी 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 13 पॉइंट जो भी आप बोल रहे हो है ना, 1/3 वो आ गया। अब हमें मालूम है कि भाई ऊपर वाला ब्लॉक जो है M2 वो तो फ्रिक्शन की वजह से एक्सलेट कर रहा है, तो हमें दो चीजें करनी है। पहले तो हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, जो म्यू M2G होगा, यानी हाफ इनटू M2 कितना है हमारा 2 है ना, 2। तो यानी 10 न्यूटन। हमें मालूम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 10 न्यूटन है, इससे ज्यादा नहीं है। और ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सलेट कौन कर रहा है, M2 को, वो फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। तो चलो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर हमने ये माना है कि भाई ये दोनों साथ चल रहे हैं तो F मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू ए। अब M2 है 2 kg और A आपने अभी भी निकाला है 40/3, तो ये आ गया 80/3 न्यूटन। तो 80/3 जो है ना 20 से भी ज्यादा है, जबकि लिमिटिंग वैल्यू क्या है 10, और हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग। समझ गया सर, वो बैठ ही नहीं रहे FL। तो हम कहेंगे सिंस since F FL is is greater greater than than FL, this is not possible, है ना, this is not possible। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, है ना। साथ वाला केस तो है नहीं पॉसिबल, तो अलग वाला होगा फिर, और अलग वाला केस लेके आप सॉल्व कर लेंगे, वो तो आपका आ ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए, हाँ सर। है ना। और एक तरीका तो ये हो गया है ना, जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड होता है कि ये हमने किया और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं आया। और दूसरा वो जो तुम बोल रहे थे कि एफ मैक्स तुम निकालने वाले थे, बिल्कुल वही चीज करनी है। यानी एफ मैक्स की अगर वैल्यू निकालें तो भाई म्यू हमने क्या होता है इस केस में, ये दूसरा केस है ना, दूसरे केस की बात कर रहे हैं हम। सर म्यू जी इंटू M1 हाँ म्यू जी M2 ओवर M1, और ये M1 प्लस, सेकेंड में M2। हाँ जी सर, है ना। ये पिछले वाले में किया था, मैं तो M1 प्लस M2 लगा। हाँ मैं इस वाले केस में अब कर रहा हूँ, जी सर। है ना। ओके ये पिछले वाले केस का हो गया ना, ये तो मैंने अभी जो हाँ दिया सर। है। चलो ठीक है, फिर मैं ये वाला छोड़ देता हूँ, इसी वाले केस की बात कर लेता हूँ जो हम बस। कर रहे हैं, जी ठीक है। सर, पहला केस जो किया था। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा म्यू जी, है ना, M1 प्लस M2। तो ये हाफ है, ये 10 है और ये 3 है, तो ये 30 बेसिकली 50 न्यूटन आ रहा है ना, 50 न्यूटन। तो आपको मालूम है कि इस केस में 50 न्यूटन तक तो ये दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन जो गिवन था वो तो भाई 40 है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, यानी साथ चलने वाला केस पॉसिबल नहीं है, इन्हें अलग अलग ही चलना है। समझ गया सर, समझे ना, FL से ज्यादा आ रहा है ना। बिल्कुल सही। चलिए तो मुझे लगता है ये केस एकदम क्लियर है। अब ऐसा जी कोई भी सर। सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब मैं जी सर। नेक्स्ट केस पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भाई अगर कोई ब्लॉक है m मास का और ग्राउंड पे रखा हुआ है और वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, आपसे पूछा जाता है कि भाई मिनिमम फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक, टू बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक टू मूव इट, जस्ट मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा फोर्स। कितनी फोर्स से, सर अगर हाँ एक सेकेंड,
सर फ्रिक्शन इज इक्वल टू mu होता है ना, मतलब mu, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन। हाँ mu n भाई। ओके, तो कितना लग रहा है, कितनी फोर्स से मिनिमम लगाने से काम चल जाएगा, बन जाएगा हमारा? देखो इस सर क्वेश्चन को तो, हाँ बोलो। UMG से हल्का सा ज्यादा करेंगे चल जाएगा। कितने से, म्यू एम जी से? UMG, हाँ वही म्यू एम जी, म्यू है ना, म्यू हाँ एम हाँ जी। हाँ जी सर, उससे ओके तो हल्का सा ज्यादा करेंगे चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये यही आंसर है। तो यहाँ पे ना कई केसेस पॉसिबल हैं, जैसे मिनिमम फोर्स कब लगेगी, जब ये सर तो एक है क्या? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ओके, इस कैसे चला गया नेटवर्क? ये आपकी साइड से गया, मेरी साइड से गया, क्या हुआ था ये? सर पहले मुझे लगा था मेरी साइड से गया है, तो मैंने चेक भी डिफरेंट करके चेक किया, फिर वापस आया तो देखा आपकी साइड से गया, इसलिए आप अरे डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी। अच्छा, ये ड्रॉप कैसे कर गया यार ये? चलो ठीक है। अच्छा ये आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, शेयर किया हुआ मैंने? जी सर हाँ नजर आ स्क्रीन। रहा है। जी सर। ओके ओके, तो इसमें 4 केसेस हैं, है ना, जो मैंने अभी बनाए। तो केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम लोग कर रहे हैं पुश, केस 2 में भी हम पुश कर रहे हैं, और केस 3 में हम पुल कर रहे हैं, केस 4 में भी हम पुल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि किस केस में मिनिमम फोर्स लगेगी टू मेक द बॉडी जस्ट मूव। तो जहां तक पहला और आखिरी केस है, उसमें तो तुम्हारा जो आंसर था ना, F बराबर म्यू एम जी, वही बात है, म्यू एम जी, है ना। लेकिन क्या म्यू एम जी ही मिनिमम फोर्स है, ये सोचने वाली बात है, या उससे भी कम फोर्स में हम चला सकते हैं, अब आगे ये सोचना है हमें। और एक क्वेश्चन का और जवाब देना है कि पुशिंग इज इजियर और पुलिंग इज इजियर, यानी अपने लगेज को या किसी बॉडी को मूव करवाते हैं, तो व्हाट इज बेटर फॉर अस, पुल इट और पुश इट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्कूल लेवल पे कि पुशिंग इज इजियर और पुलिंग इज इजियर, ठीक है। जी सर। तो केस 3 सॉरी 2 एंड 3 को देखो।
एंगल की बात करते हैं। अगर हम एंगल पे करें तो हमें क्या लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स किस केस में ज्यादा लगने वाला है? अगर दोनों चल रहे हैं मान लो, या नहीं भी चल रहे हैं, जो भी केस हो, जस्ट चलने वाले हैं, किस केस में ज्यादा फोर्स चाहिए चलाने के लिए, सेकेंड या थर्ड? लिमिटिंग फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है, सेकेंड या थर्ड, या दोनों का बराबर है? एंगल भी सेम है, एफ भी सेम है, बस फर्क ये है कि सेकंड में वो फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, वी आर पुशिंग इट एक्चुअली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इन द थर्ड केस वी आर पुलिंग इट अपवर्ड, वी आर पुलिंग इट अपवर्ड। क्या लगता है अदनान, क्या बेटर हो, किस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किस में कम होगा, अगर म्यू दोनों केस में सेम है? तो चलो हम एक छोटे क्वेश्चन की और बात सर करते हैं। पुश में क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा, डायरेक्शन राइट, उसका डायरेक्शन तुम्हारी तरफ ही होगा, जबकि पुल अच्छा में नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किस केस में ज्यादा है? मान लो यहाँ पे लगा N1 और यहाँ लगा N2, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है? दोनों ब्लॉक का मास सेम है, म्यू सेम है, एफ सेम है, एंगल सेम है, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, N1 या N2? सर एन में क्या डिफरेंस होगा? है बेटा? एक सेकंड। हाँ, एन में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? नहीं सर, एन तो M2 सेम इंटू, ही होगा। हाँ सेम ही होगा ना, या नहीं, अगर डिफरेंस? N1 N2 अगर सेम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बेटा म्यू एन होता है, तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी दोनों केस में सेम हो गया। यहाँ पे लिमिटिंग पोजीशन का डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा? नहीं नहीं, डायरेक्शन भी तो बैकवर्ड ही होगा। फिलहाल तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा होगा। जिस केस में लिमिटिंग ज्यादा है उसे चलाना ज्यादा मुश्किल, जिसमें कम है उसको चलाना आसान। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, और तो जिस केस में एन ज्यादा होगा उस केस में लिमिटिंग ज्यादा होगा। अब सवाल हाँ ये है सर। कि इन दोनों केसेस में N1 N2 जो है वो सेम है या डिफरेंट है? अगर सेम है तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सेम है, फिर तो दोनों को चला, एक ही बात है, पुश करो या पुल करो, एक ही बात है। बट द क्वेश्चन exists which says, which asks कि which is better, pushing और pulling? It means कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों केस में अलग होने वाली है, और वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पर। तो आपको बताना है कि दोनों केस में कौन सा नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर है, किस केस में ये सर स्मॉलर है। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू M2 इंटू जी, है ना? भाई M इंटू नहीं, जी। ऐसा एम। नहीं है, ऐसा नहीं, mg नहीं है। चलो देखो सेकंड केस में देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। अगर मान लो ये ब्लॉक है एम मास का, और ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है। तो देखो ध्यान से, mg ने तो नीचे लगना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन ने ऊपर लगना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन f का जो कॉम्पोनेंट इधर आएगा वो होगा f cos थीटा, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो होगा f sin थीटा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होने वाला है नहीं, तो इट मींस f cos sin थीटा, सॉरी, f sin थीटा जो डाउनवर्ड लग रहा है और mg भी डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे, n1 को। यानी इन समझ द गया। फर्स्ट केस है ना, n1 आपका f sin थीटा प्लस म्यू जी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 की अगर बात करें तो म्यू n1 होता है, यानी म्यू कैपिटल F sin थीटा प्लस mg होगा। ठीक बात है ना? जी सर। और अगर हम थर्ड केस की बात करें, यानी अगर हम f को इधर लगा दें, सेम f सेम थीटा, है ना, ऑल्दो है ना, और अब हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो हम समझ सकते हैं भाई, नॉर्मल रिएक्शन N2 है, वेट mg है, बट f का जो कंपोनेंट इधर है वो f cos थीटा है, f का जो कंपोनेंट ऊपर है वो f sin थीटा है,
और बस दोनों में फर्क क्या देखो, ये एफ साइन थीटा नीचे लग रहा था और ये वाला एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं N2 प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यानी N2 कितना आ गया, N2 आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा, यानी ये N2 mg से भी कम हो गया एक्चुअली। तो दोनों केस में देखो जो फोर्स चलाना चाहती है वो तो एफ कॉस थीटा है। देखो ध्यान से, इस केस में भी एफ कॉस थीटा है जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इस केस में भी एफ कॉस थीटा है जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो दोनों केस में अलग है। ये FL1 है, ये FL2 है, और FL2 की वैल्यू हम अच्छे से देख सकते हैं। FL2 is mu N2, that is mu times mg minus f sin theta। क्या समझ गए? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो इसको चलाने वाली फोर्स है वो तो एफ कॉस थीटा दोनों केस में सेम है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले केस में ज्यादा है, दूसरे केस में कम है, इसलिए इसको चलाना दूसरे केस में यानी तीसरा बेसिकली आसान है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो जो लगेज को हम मूव करते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा, वो हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, है ना, पुल करते हैं ना। हाँ सर। हाँ, उसको पुल करते हैं। और जब ग्रास कटिंग करते हैं, कुछ मशीन देखी होगी जो ग्रास को काटते हैं, तो वो हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, वो वैसे दोनों ही करते हैं, पुश पुल दोनों ही देखे होंगे आपने, है ना, दोनों केस पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए विच इज बेटर, पुशिंग और पुलिंग, तो वी मस्ट रिमेम्बर इट इज पुलिंग, वो भी एट सम एंगल, है ना। तो हाँ सर। दोनों में से, हाँ राइट, दोनों में से बेटर तो हो गया पुलिंग, ये तो क्लियर है। लेकिन अब एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कितने एंगल पर हम पुल करें जो हमारा एकदम मिनिमम फोर्स के साथ ये मूव कर पाए, ये अब सवाल है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट वी कैन मूव द ब्लॉक। तो अब हम थीटा को एक वेरिएबल बना देते हैं, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, करना तो हमें पुल है, लेकिन थीटा क्या होगा, कितने एंगल पे पुल करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी थीटा के लिए तो एफ मिनिमम होगा ना, तो उस थीटा को हमें निकालना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है? जी सर। चलिए अब ये बताइए, मैक्सिमम मिनिमम तो हमें आता ही है, याद है ना मैक्सिमम मिनिमम, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो सवाल था कि भाई ये मास m है और हमने अब एक F फोर्स लगा दिया एट सम एंगल थीटा, वेयर थीटा इज वेरिएबल, है ना, थीटा इज वेरिएबल। तो हमने लिखा ओके, दिस इज mg, दिस इज n, ओके, एंड दिस इज f cos थीटा एंड दिस इज f sin थीटा, एंड डेफिनेटली फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, और इसको लिमिटिंग करना पड़ेगा अगर इसे जस्ट मूव करवाना है तो। तो सबसे पहले तो हम n निकालें, तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, और n हमारा आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा, ओके। एंड if we want to move it, then f cos theta should be equal to fl, यानी f cos theta जो उसको x डायरेक्शन में खींच रहा है वो fl के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक तो ये चलने वाला नहीं है, तो इसे fl के बराबर होना पड़ेगा। और ये क्या है, ये तो म्यू n है, यानी म्यू mg माइनस f साइन थीटा है। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। तो f cos थीटा बराबर आ गया म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा, और अगर म्यू f साइन थीटा को इधर ले आए तो f cos थीटा प्लस म्यू f साइन थीटा आ गया म्यू mg के बराबर, और यहां से अगर हम f को कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ गया, यानी f आ गया म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी थीटा का फंक्शन बना है f, अभी f की मिनिमम वैल्यू नहीं आई, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो तो कांस्टेंट है, अब डिनोमिनेटर जिस केस के लिए मैक्सिमम हो जाएगा उसी केस के लिए f मिनिमम हो जाएगा।
तो हमें निकालना है कि किस थीटा पर, किस एंगल पर डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम है। अगर वो मैक्सिमम हो गया तो एफ तो भाई मिनिमम हो ही जाएगा। क्या एकदम सही है? बात समझ आ रही है? चलिए पहले यहां तक पहुंच जाते हैं, हाँ सर। इस सवाल को अच्छे से देखते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो पूछते हैं, क्योंकि इसके सर बाद जो एक है वो सेकंड, मैथ। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, एक सेकंड। रुक गया, मैं रुक गया, अब आराम से देखो। अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया। अरे वो मैंने मैंने ना एक स्टेप मिस कर दिया था, मतलब मैंने यू को यू एम जी वे साइन यू साइन थीटा नहीं दिया था, कर लिया। अच्छा, तो ओके एक ओके कंफ्यूज हो गया था कि मैंने क्या गलती। सही हो गया। ओके ओके, बढ़िया। तो चलिए अब डिनोमिनेटर को हम कुछ y मान लेते हैं। तो y बराबर आ गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम जानते हैं ना कि dy बाय डी थीटा क्या होना चाहिए? 0, है ना। मैक्सिमम मिनिमा की फर्स्ट कंडीशन तो यही है। तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? माइनस साइन थीटा, और ये म्यू है। और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? cos थीटा। तो इसको अगर हम 0 रख देंगे तो यहां से हम पाएंगे कि साइन थीटा जो है वो म्यू cos थीटा के बराबर है, या फिर म्यू जो है वो tan थीटा के बराबर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये थीटा है और ये म्यू अपॉन 1 है, यानी म्यू 1 है, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। और अगर ये बन गया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा होता है म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोट होता है ना, यानी 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। इस बात को समझ लीजिए। अगर म्यू tan थीटा के बराबर आता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सर भाई के बाद से आपको समझा दिया। देखो हमने क्या किया, हमने जो डिनोमिनेटर था ना इसका cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, उसको कुछ y मान लिया। अब हम जानना चाहते हैं किस थीटा पर ये y मैक्सिमम होगा, क्योंकि जिस थीटा पे ये y मैक्सिमम होगा उसी थीटा पर कैपिटल F क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्योंकि म्यू एम जी न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है भाई। जिस केस में डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम होगा उसी केस के लिए F हमारा पूरा नंबर हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर। तो अगर हम डिनोमिनेटर यानी cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को y मान लें तो भाई मैक्सिमम मिनिमा की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है dy बाय थीटा शुड बी 0। तो हमने डिफरेंशिएट किया और यहाँ से tan थीटा आया म्यू के बराबर। यानी इस थीटा, यानी थीटा क्या है? tan इनवर्स म्यू कह सकते हो। तो इस थीटा पर हमारा जो y है वो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा। खैर अगर ये निकालना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा तो dy बाय डी थीटा 2 है ना, d2 y बाय डी को चेक कर लो। अगर ये नेगेटिव आता है इस थीटा पर, अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, और अगर ये मैक्सिमा है तो f मिनिमा है। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो d2y यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का तो cos थीटा ही हो जाता है, और ये म्यू साइन थीटा आ जाएगा। दोनों टर्म नेगेटिव हो गई, यानी थीटा तो एक्यूट एंगल ही है भाई। तो एक्यूट एंगल पुट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये थीटा के लिए नेगेटिव ही आएगा, यानी ये मैक्सिमा ही आएगा। मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता वाई का मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करेगा। यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू या फिर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसके लिए आपका जो y है वो क्या है? वो मैक्सिमा है। और y अगर मैक्सिमा है तो करस्पॉन्डिंग जो आपके कैपिटल F की वैल्यू है वो क्या होगी? वो मिनिमम होगी। क्या ये क्लियर है? जी सर। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसे पुट करके f की मिनिमम निकाल लेंगे। तो देयरफॉर y मैक्सिमम इज, तो यानी जो हमारा एक्सप्रेशन था ना cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना, इसकी वैल्यू निकाल लें अगर,
तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा मैंने ये निकाला हुआ है cos थीटा sin थीटा, इसे यहाँ पुट कर दो। cos थीटा हो गया 1/μ² + 1 का रूट, और ये म्यू है, और sin थीटा क्या आया था बेटा, ये आया था μ/μ² + 1 का रूट। यानी क्या बन गया ये 1 + μ² अपॉन 1 + μ² का रूट बन गया, यानी कि 1 + μ² का रूट बन गया। क्योंकि 2 को अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 ही बचता है ना। उसी तरीके से 1 + μ² को अगर 1 + μ² के रूट से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 + μ² का रूट। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और अगर मुझे f की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस एक्सप्रेशन में, कहाँ है वो एक्सप्रेशन, ये वाला, इस एक्सप्रेशन में cos थीटा + म्यू sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी। तो यानी न्यूमरेटर हो गया म्यू mg और ये वैल्यू हो गई 1 + μ² का रूट। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। f मिनिमम की वैल्यू आ गई म्यू mg अपॉन 1 + μ² का अंडर रूट। तो इसको पूरा समझ लो, कोई डाउट कहीं है तो उससे पूछ लो। समझ गया सर। तो इसे आपने नोट कर लिया? जी सर। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। कर लिया सर, कर लिया। जी सर। तो इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई पुलिंग इज इजियर और पुशिंग इज इजियर, तो क्या आंसर आया, पुलिंग। पुलिंग, है ना। और कितने एंगल पे अगर हम करें मतलब पुल हॉरिजॉन्टल से, तो आंसर आया tan इनवर्स म्यू। तो जितने एंगल पे, जैसे ये आया ना डायग्राम, ये एम है और ये एफ है और ये थीटा है, तो थीटा किस थीटा पे हमें करना चाहिए, तो आंसर है tan इनवर्स म्यू। ये हमारा थीटा होना चाहिए। इतने एंगल पे अगर हम एफ फोर्स लगाएंगे तो ये मिनिमम फोर्स के साथ चल पड़ेगा। और मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या है, तो वो है म्यू mg अपॉन 1 + μ² का अंडर रूट। चलिए एकदम क्लियर है। जी सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन एक और लेंगे। जैसे मान लो एक ब्लॉक है ये M और ये दूसरा ब्लॉक है कैपिटल M, और ये किसी पुली से कनेक्टेड है ऐसे, और ये एक वॉल है और ये फ्लोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू है, और यहाँ की जो म्यू की वैल्यू है वो 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या लगाई जाए सो दैट वी कैन मूव द ब्लॉक्स। क्वेश्चन इज फाइंड minimum value of f on small m as shown in figure so that system just moves, यानी जस्ट चलने की टेंडेंसी आई है केवल, राइट। तो चलिए करते हैं इसे।
सर एक तो जो फोर्स जो लेफ्ट साइड अप्लाई हो रहा है वो राइट साइड भी हो रहा होगा ना बड़े एम के लिए पुलिंग की वजह से। हाँ जी, क्या क्या अंदर क्या हुआ? तो जो फोर्स लेफ्ट साइड अप्लाई हो रहा है छोटे एम पे हाँ जी, वो पुलिंग की वजह से राइट साइड भी अप्लाई होगा ना बड़े एम पे। हाँ, यानी जो स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं पुली से, है ना, पुली फिक्स्ड है, और हम कैपिटल एम को पुल कर रहे हैं, स्मॉल एम को सॉरी पुल कर रहे हैं कैपिटल एफ से, और हमें बताना है कि कैपिटल एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या लगानी पड़ेगी, सो दैट स्मॉल एम चल पड़े लेफ्ट में और कैपिटल एम चल पड़े राइट में, और जस्ट चल पाए, यानी इनका एक्सेलेरेशन लगभग क्या मान सकते हैं, 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं स्मॉल एम का और कैपिटल एम का। यानी स्मॉल एम का अगर मैं बनाऊं, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, चलो क्या होने वाला देखते हैं। स्मॉल एम पर कैपिटल एफ लगा रहा हूं मैं इधर, ठीक है, टेंशन लग रही है इधर, यहां भी टेंशन लग रही है इधर, राइट। और जो फ्रिक्शन फोर्स है, देखो कैपिटल एम के मूव करने की टेंडेंसी क्या है, राइट में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट में। और जो स्मॉल एम है उसकी टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट में चलने की, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर। तो ये हमारी फोर्सेस हो गई, ठीक है ना। हाँ, डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, एन लगेगा ऊपर, ये एन लगाएगा नीचे, है ना, ग्राउंड भी लगाएगा वैसे एन डैश, पर उसका कुछ करना नहीं है क्योंकि कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो अब स्मॉल एम को अगर देखें, ठीक है ना, स्मॉल एम, तो एफ शुड बी इक्वल टू टी प्लस एफ एल, है ना। और अगर कैपिटल एम को देखें तो एफ एल, या यूं कहें कि टी शुड बी इक्वल टू एफ एल, और अगर टी को एलिमिनेट कर दें, टी की वैल्यू पुट कर दें, तो कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एल, है ना, ट्वाइस ऑफ एफ एल। और एफ एल कितना है, एफ एल तो है म्यू एन, यानी म्यू एम जी। देखो ध्यान से, स्मॉल म्यू यानी म्यू स्मॉल एम जी, तो यानी हमारा आंसर हो गया स्मॉल एम जी। तो इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा अगर हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं, और अगर इससे ज्यादा लगा देंगे तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएंगे, लेकिन अभी जस्ट चलाना अगर है तो हमें इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो भाई, क्या बात समझ में आ गई है? सर हो गया ठीक आ गया सर समझ आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आ गया, क्लियर एकदम। जी सर ट्वाइस ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा ना। बिल्कुल, ये जी ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी, हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। सही बात है, ठीक है ना। और इसमें वैसे कुछ सवाल छोटे मोटे और होंगे, वो लेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन भी शुरू कर देंगे, जी ठीक है सर। ठीक है ना। तो आप थोड़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपका टॉपिक पे कमांड आ जाए, ठीक है। और वैसे भी ठीक है फ्रिक्शन सर। अभी कंटिन्यू होगा एक तरह से, जैसे सर्कुलर मोशन में भी बहुत से केसेस हैं जो फ्रिक्शन को लेके ही होते हैं, तो डेफिनेटली वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे मैं अभी कुछ सवाल अभी आपको और कराऊंगा, कुछ केसेस आपको और कराऊंगा, ओके। जी सर ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर। बाय बेटा।